हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी ने 72nd कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिए आज यानी 5 मई को नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या बातें दी हुई हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो टोटल सीट्स है इस बार वो है 1230। ठीक है, 72nd कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टोटल सीट्स जो है वो है 1230। और इस 1230 सीटों में से 1077 सीटें जो है 1077 सीट्स वो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो पोस्ट्स हैं उनके लिए, और 153 और बाकी जो पोस्ट्स हैं उसके लिए। ठीक है, एक नई बात इसमें देखने को मिल रही है, 101 सीट्स जो हैं वो उन महिलाओं के लिए हैं जो कि लॉ या फिर साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है। ठीक है, विधि तथा जो मनोविज्ञान स्नातक महिलाएं हैं उनके लिए 101 सीटों वाला 101 वैकेंसी वाली एक नई पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। उसके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये 101 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है और उन महिलाओं के लिए जिन्होंने लॉ या साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। अभी हम देखेंगे सबके बारे में विस्तार से। इसके अलावा जो एप्लीकेशन की जो डेट रखी गई है वो 7 मई से 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 7 मई से 31 मई तक आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का, क्योंकि आखिरी के दिनों में जैसा कि देखते हैं सर्वर वगैरह डाउन रहता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम जो है वो पहले से ही निर्धारित है 26 जुलाई 2026 के लिए। पहले से ही जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें 26 जुलाई का डेट हमको देखने को मिलता है 72nd प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और जो फॉर्म की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ हो गई है। आप जान रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो पिछले साल से ही 100 रुपीज़ अब फॉर्म की फ़ीस है, पहले ज़्यादा होती थी। अब हम बात करते हैं कुछ रिक्तियों के बारे में। यहाँ देखिए जो 72nd कंबाइंड है ये सारणी 1 है, इसमें दिया हुआ है जो 1077 सीटें हैं ना, पहले उसके बारे में देखते हैं। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी की 100 सीट्स हैं, 100 वैकेंसी है। ठीक है, आप जानते हैं अनुमंडल पदाधिकारी जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर, और उसके लिए न्यूनतम उम्र 22 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोस्टली जो वैकेंसी मोस्टली पोस्ट्स हैं उसके लिए 21 ईयर रहता है, 21 साल रहता है, बट इसके लिए 22 है। और एक जो अगला आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, डीवाईएसपी, इसके लिए जो है 22 पोस्ट हैं और इसके लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 76 वैकेंसी है, 76 वैकेंसी है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जो पोस्ट है उसके लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, जो मेजर जो वैकेंसी है उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके वैकेंसी ज़्यादा आई है। ईख पदाधिकारी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 44 वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार में इस पर फोकस भी किया जा रहा है, गन्ना उद्योग पर। बहुत सारी जो है अब शुगर मिल्स वगैरह बिहार जो है वो बनाने वाला है, और जो पुरानी मिल जो बंद है उनको भी चालू करने वाला है। तो इस विभाग का काम जो है वो बढ़ने वाला है। तो गन्ना उद्योग विभाग के अंदर ये जो ईख पदाधिकारी होते हैं इसके लिए 44 वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके लिए भी 22 वर्ष न्यूनतम है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 54 वैकेंसी आई हुई है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए 65 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के लिए रेवेन्यू ऑफिसर वाला जो पोस्ट होता है उसके लिए 365, बहुत ज़्यादा इसके लिए वैकेंसी है। 365 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसके लिए ही आई है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, इसके लिए 70 वैकेंसी है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए 130 है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 56 है। ये जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है ना उसकी बात हमने कर ली है यहाँ पर। इस तरह से टोटल 1077 जो है वो इसके अंदर वैकेंसी है। अब हम ये जो टेबल 2 है इसके अंदर जो कुछ अलग अलग पोस्ट हैं जिसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रहती है, अलग क्वालिफिकेशन, और इसके लिए अलग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, उसकी वैकेंसी है 20। ठीक है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए यहाँ पर 32 सीटें हैं। और ये जो नई एक रिक्ति देखने को मिल रही है, नई पोस्ट देखने को मिल रही है, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के अंदर है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, लेवल 9 की जॉब है, अच्छी जॉब है, और 101 सीट्स हैं यहाँ पर। मिनिमम एज इसके लिए 21 ईयर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, केवल महिलाओं के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, पर आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये 101 सीट जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का ये पोस्ट है। ठीक है, लेवल 9 का है। अब देखिए
यहाँ दिया हुआ है जो पहले से दिया रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में हो सकती है। एक से अधिक सेट में तो होता ही है, पर अधिक ज़्यादा अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर एक से अधिक शिफ्ट में भी हो सकता है एग्जाम। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है। जो 72 की जो हमने टेबल 1 में पोस्ट देखी थी उसके लिए तो ग्रेजुएशन ही रहेगा, ठीक है, वो ग्रेजुएशन ही रहता है। CDPO के लिए जो है इसके लिए भी ग्रेजुएशन रहता है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो 72 वाला जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव वाला जो पोस्ट है, CCE जो पोस्ट है संयुक्त वाले टेबल 1 के अंदर जो पोस्ट हमने देखे उसके लिए ग्रेजुएशन है, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शनल जो है वो अलग है, ठीक है। यहाँ सिर्फ 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप, गृह विज्ञान होम साइंस, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, और श्रम एवं समाज कल्याण, ठीक है, LSW कहते हैं इसको, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शनल्स, इनमें से ही एक ऑप्शनल आप रख सकते हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो 4 अलग अलग पोस्ट हैं इसके लिए अगर आप चारों के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 100 × 4 तो 400 आपको फीस जो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए यहाँ पर डिफरेंस ये है शैक्षणिक योग्यता में कि यहाँ पर वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित यानी मैथ्स और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। CDPO का जो पोस्ट होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन चारों में से कोई एक रख सकते हैं। लेकिन जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पोस्ट हैं इनमें आपको इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, और ऑप्शनल भी यही सब रख सकते हैं। तो वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के जो ग्रेजुएट होंगे वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम बात कर रहे थे अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, जो सिर्फ महिलाएं इस पोस्ट के लिए भर सकती हैं फॉर्म, उसमें आप देखें यहाँ पर मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री, साइकोलॉजी या लॉ में से किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है, और इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी चुना जा सकेगा, ठीक है। तो ये अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ये जो पोस्ट है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि आपको साइकोलॉजी या फिर लॉ में ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो फॉर्म होगा उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स कितने आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म में डालनी होती है, फॉर्म में भरनी होती है, ठीक है। तो आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है जिसमें से आप ये सारी चीज़ें फिल कर सकें। अब हम देखते हैं आरक्षण से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो ये रिजर्वेशन जो है सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही मिलता है, ठीक है। दूसरा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरा स्थायी निवास या मूल निवास का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, OBC कैटेगरी, बिहार में तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक BC है, दूसरा EBC है। तो इन दोनों के लिए जो NCL बनवाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर, वो अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत ये प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है। इसके साथ में स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो ये अगर आपने बनवा लिया है तो ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिए आप। अभी आज 5 मई है, और है ना, और 31 मई तक का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप 1-2 दिन में अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 6 या 7 मई तक में अप्लाई कर देते हैं, तो इसके लिए 21 डेज का टाइम दिया जाता है सर्टिफिकेट बनने के लिए। तो आपका बन के ये रेडी हो जाएगा। और इन केस यानी कोई अगर अर्जेंसी हो, इमरजेंसी हो, अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो फिर वैसी सिचुएशन में अगर कम या जल्दी बनवाना हो तो भी आप ब्लॉक में आप विजिट करेंगे, वहाँ से तो कोशिश करेंगे तो बन सकता है, ठीक है। बट ये 21 डेज का होता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। इसके बाद आप देखें जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो क्रीमी लेयर से संबंधित प्रमाण पत्र बनेगा, नॉन क्रीमी लेयर NCL जो बनता है वो पिता के नाम एवं पते से बनता है, ठीक है, फादर के नाम और पते से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS सर्टिफिकेट होगा, ये बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक ही बनता है, जैसे OBC में तो अलग अलग बनता है, BC और EBC का अलग अलग बनता है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अलग बनता है, पर ये एक ही बनता है। तो ये आपने अगर बना लिया है तो ठीक है, वरना बनवा लीजिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हैं जो कि हर बार रहती ही है। बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही
तो जो फिजिकली डिजेबल्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी डोमिसाइल लागू होता है, मूल निवासी होने पर ही उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखें आप, ये जो 35% रिजर्वेशन महिलाओं को बिहार में है वो सिर्फ बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हों या फिर रिजर्व किसी कैटेगरी में बिलोंग करती हों, जो भी महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो सिर्फ मूल निवासी बिहार की महिलाओं के लिए ही है। पहले ये सबों के लिए था, बट अब जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए, जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं उनके लिए ही ये 35% का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ना वो मिलता है। हर कैटेगरी में 35%, जनरल में 35%, बीसी में 35%, ईबीसी में 35%, हर कैटेगरी में जो 35% अलग से महिलाओं के लिए रहता है सीट्स रिजर्व, वो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही है अब। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनेगा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो विवाहित महिलाएं उनका जो बनेगा, तो ईडब्ल्यूएस जो है उनका पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। ठीक है, तो अगर महिलाएं जो विवाहित महिलाएं उनके लिए ईडब्ल्यूएस जो है उनके हस्बैंड के जो एड्रेस है उससे बनेगा, लेकिन उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो फादर के ही पते से बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। हमने देखा कि एनसीएल जो बनता है बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए वो पिता के ही जो है निवास या पिता के ही जो स्थायी निवास है उस एड्रेस से या उनके ही नाम से जो है वो बनता है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट का फैक्टर है ना, तो पिता के नाम पर ही बनेगा वो। ठीक है, पर यहाँ पर चूंकि ये कास्ट का नहीं है, यहाँ पे आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, तो जो पति के एड्रेस से बनेगा ये। ठीक है, और जो स्थायी निवास है वो होगा आवास प्रमाण पत्र, जो पिता है उनके स्थायी निवास के आधार पर। एक और बात है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। तो आपने जब भी बनवाया है उससे 1 साल के लिए वो वैलिड होगा। बीसी और ईबीसी आपको हर साल जो है वो बनवाना पड़ेगा, वैसे ईडब्ल्यूएस भी बनवाना पड़ता है, बट बीसी ईबीसी आपको इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक जिस भी दिन आपका बना हुआ पिछला सर्टिफिकेट, पिछले सर्टिफिकेट से 1 वर्ष के लिए वो वैध रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर निर्गत संख्या एवं तिथि, ये सारे सर्टिफिकेट्स के आपको डालने पड़ेंगे, जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है और सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ, ये सारे आपको फॉर्म फिल करते वक्त ही डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये सारे सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए, तभी तो आप उनके नंबर्स जो है और जो डेट है वो किस सर्टिफिकेट किस डेट को बनाए, तो वो आप तभी फॉर्म में फिल कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है अभी तो 31 मई ही है ना, तो 31 मई से पहले के ही सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा जो कट ऑफ डेट जो है आपका वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से होगा। कुछ पोस्ट के लिए 20 वर्ष है, कुछ के लिए 21 है, कुछ के लिए 22 है। तो आप देख लेंगे कि उसमें आप किसमें एलिजिबल हैं किसमें नहीं है। 1 अगस्त 2026 को आपकी जो भी डेट हो वही डेट आपकी वैलिड मानी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं, जो बिहार सरकार में गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में जो नियुक्ति है उसके बाद टोटल 5 अटेम्प्ट जो है उनको दिए जाते हैं मैक्सिमम, और 5 साल की छूट भी दी जाती है आयु की उम्र सीमा में। इसके बाद आप देखते हैं दिव्यांगों को भी 10 वर्षों की छूट है, एनसीसी वगैरह में भी छूट मिलता है कुछ कुछ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। फीस आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ है। अगर आप आधार पहचान पत्र के रूप में अगर आप आधार नंबर डालते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं डालते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के लिए अलग से 200 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, हर पोस्ट के लिए अलग अलग 200 रुपये। तो बेटर है कि आप यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए ताकि आपको ये फॉर्म अलग से 200 रुपये न देना पड़े और 100 रुपये पर पोस्ट देना पड़े। ठीक है, तो 4 जो पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो उनमें से जितने भी फॉर्म आपको भरने हैं वो उसके हिसाब से 100 रुपये पर फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म एक ही होगा बट वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जितने भी पोस्ट को उतने आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, टेबल 1 के अंदर जितने पोस्ट हैं उन सबों के लिए कंबाइंड रूप से 100 रुपीज़ ही लगेगा। ठीक है ना, बाकी टेबल 2 जो दूसरी सारणी है, दूसरा जो टेबल है उसमें जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग 100 रुपीज़ देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों ही हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी और कि बदलाव क्या हुए हैं। तो देखिए, जो पहले से वस्तुनिष्ठ प्रकृति ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चलता है, यहाँ पर 2 घंटे का एग्जाम होता है 150 अंक के। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स होता है इसमें, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव यहाँ पर यह है कि ऑप्शन अब यहाँ पर एक और दिया जाएगा, ABCD, ये 4 ऑप्शन तो होंगे, इसके अलावा ई ऑप्शन दिया जाएगा। ई ऑप्शन कब आपको भरना है, जब आप कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना है और ये मैंडेटरी होगा।
यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, यानी ए बी सी डी में से कोई और नहीं चुनना चाहते हैं, ए बी सी डी में से कोई भी, तो आपको ई जो है उसको आपको कलर करना है, उसको आपको फिल करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो उस पर भी अप्लाई होगा। गलत जवाब देने पर तो 1/3 होगा ही, लेकिन जिन सवालों के जवाब आपने नहीं दिए हैं और आपने उस स्थिति में ई भरा भी नहीं है, तो वैसे में 1/3 आपका वहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, तो जिन सवालों के जवाब आप नहीं देना चाहते वहाँ पर आप ई को फिल करेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, बट सबके लिए है ये, तो सबको टाइम लगेगा इसमें, है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ लोगों के लिए। खैर, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए जो टोटल वैकेंसी होती है उसके 10 टाइम्स जो है वो लिया जाता है, ये पहले से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप सिलेबस में देख सकते हैं कि साइंस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के अलावा ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी और सामान्य मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग के 10 सवाल होते हैं लगभग। तो ये सब पहले की तरह ही है। अब मेंस की बात हम करेंगे। मेंस जो 70 सेकंड का होने वाला है, देखिए 70 सेकंड वाला तो ये एज इट इज़ ये पहले की तरह ही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो नया जो एक वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जानते हैं मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सामान्य हिंदी का पेपर होता है 100 अंकों का। ठीक है, 3 घंटा इसके लिए भी मिलता है, और सब ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, लिखना पड़ता है इसमें ऐसे वगैरह। तो इसमें 30 मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है 30 मार्क्स, पर इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट में। ठीक, GS1 होता है 300 मार्क्स का 3 घंटे का, GS2 होता है 300 मार्क्स का 3 घंटे का, और निबंध ऐसे होता है 300 मार्क्स का 3 घंटे का। तो ये 333 ये 900 मार्क्स के मेंस होंगे आपके, होते ही ऐसे ही। ठीक है ना, जो सिविल सर्विस वाला पेपर है उसमें तो जो पोस्ट है उसमें सारे में 900 मार्क्स का ये मेंस ऐसे होता है। और 100 मार्क्स का जो ऑप्शनल आप सब्जेक्ट चुनते हैं उसका MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, 2 घंटे का उसमें टाइम मिलता है, उसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक, तो ये 300 इसके बाद हम आगे देखते हैं जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, इसमें ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो GS1 GS2 बाकी हिंदी तो होता ही 100 मार्क्स का। इसके अलावा जो ऑप्शनल है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का जो है वो लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। और ऑप्शनल आप 4 ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं, गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, और श्रम एवं समाज कल्याण LSW। ठीक है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इसके बाद जो ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का पोस्ट है इसमें भी ऐसे नहीं होता है, GS1 GS2 होता है, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, सामान्य अध्ययन का 300 का, हिंदी एज इट इज इसमें भी होता है। इसके अलावा 300 मार्क्स का इसमें भी ऑप्शनल होता है जो सब्जेक्टिव होता है, विषयनिष्ठ होता है। ठीक है, इसमें आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन चारों में से कोई एक ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन एक और बात है कि इन चारों में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। ठीक, तो ये एक बात है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो नया पोस्ट है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए है, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के अंदर। इसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का इसमें भी होगा, GS1 GS2 एज इट इज होगा 300 मार्क्स का, ऐसे इसमें नहीं होगा। और 300 मार्क्स का इसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा एक। ठीक है, जैसे कि CDPO और FAO के लिए होता है, वैसे ही 300 मार्क्स का यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा। सिविल सर्विसेज वाले में ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का, यहाँ पर 300 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आप मनोविज्ञान या विधि में से कोई एक ऑप्शनल रखेंगे, यही दोनों रख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक रख सकते हैं, और इन दोनों में से किसी एक में ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है, ये हमने देखा अभी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में, क्वालिफिकेशन में। ठीक, तो ये एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है, ऐसे का पेपर नहीं है, ऑप्शनल का ही पेपर है वो 300 मार्क्स का। तो इस तरह से 300 900 मार्क्स के मेंस सारे पोस्ट के लिए है, पर जो डिफरेंस है वो हमने देख लिया है ना। CDPO, FAO और ये जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का पोस्ट है महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें इन तीनों में ऐसे नहीं है, 300 मार्क्स का ऑप्शनल है, सब्जेक्टिव ऑप्शनल। ठीक है, मेंस के लिए अलग से फिल फॉर्म आपको फिर भरना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, वो तो है ही। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जो है लैंग्वेज जो है वो हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं और उर्दू रख सकते हैं। अगर आपने जो है जो सब्जेक्ट या जो लैंग्वेज चुना है उसके अलावा उस लैंग्वेज के जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो उसका इंग्लिश में रूपांतरण कुछ चीज़ों का दे सकते हैं, जैसे कोई टेक्निकल वर्ड है या कोई फ्रेज है उसका आप वहाँ पर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, सारी चीज़ों का आप वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना रिक्तियों के 2.5 गुना बुलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे भी वैकेंसी 1200 है तो इस हिसाब से 2.5 गुना का हो गया 3000।
ठीक है। 2.5 गुना रिक्तियों का जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये तो एज इट इज ही है। मुख्य परीक्षा फिर 120 अंकों के लिए ये है इंटरव्यू। ठीक है, मेंस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, सफल होते हैं, उनके लिए फिर 120 अंकों का ये होता है व्यक्तित्व परीक्षण। ये भी एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सर्विस पोस्ट या प्रेफरेंस जो होता है ये आपको मेंस के फॉर्म के वक्त भरना पड़ता है, वैसे ही इस बार भी भरना होगा। जो स्वास्थ्य परीक्षण है ये होता है व्यक्तित्व परीक्षण के बाद। ठीक है, ये सब खैर ये तो बाद की बात है। अभी हम प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 72nd जो मेंस है वो 900 मार्क्स का और इंटरव्यू 120 मार्क्स का, इस तरह 1020 मार्क्स का ये होता ही है मेंस इंटरव्यू दोनों मिला करके। सेम 1020 मार्क्स का सीडीपीओ वाला भी है। ठीक है, बाकी जो भी पोस्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी वाले और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए टोटल जो नंबर्स या टोटल जो मार्क्स है वो सबका सेम ही है। ठीक, क्योंकि सबके पेपर सेम है ना, 3 पेपर सब्जेक्टिव है, GS1 GS2 और ऐसे हैं 72nd इसके लिए जो टेबल 1 की पोस्ट हैं। और बाकी इन तीनों पोस्ट्स के लिए जो है वो ऐसे नहीं होता है, इसके बदले जो ऑप्शनल का पेपर है वही सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद आप देखें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि मेंस और इंटरव्यू होने के बाद अगर 2 लोगों के बराबर अंक आते हैं तो उनमें जिसका मेंस में ज़्यादा अंक होगा ना उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, जो रैंक डिसाइड होता है तो उसमें आपको ऊपर उनको रखा जाएगा जिनका मेंस में ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, अगर टोटल मार्क्स मेंस और इंटरव्यू मिला करके 2 लोगों का बराबर है तो उसमें मेंस में जिसका ज़्यादा नंबर है उसको ऊपर रखा जाएगा मेधा सूची में। ठीक है, मेरिट लिस्ट में ये ऐसा रहता है। ठीक है, 7 मई से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, 31 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सब बना लिए हैं तो 7 मई से ही भरना शुरू कर दीजिएगा, और नहीं तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने सर्टिफिकेट्स रेडी कीजिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगा आपको तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। फॉर्म भरने के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। और ये हमने बात कर ली इस एडवर्टीजमेंट के बारे में, इस एडवर्टीजमेंट में जितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको इस 72nd प्रीलिम्स के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।